प्रिंसिपल है, कंपैटिबिलिटी है, प्रॉम्प्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कैश बेनिफिट है और कंट्रोल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन अब हमने इसकी क्या पढ़नी है, तफ़सील से हमने इसको पढ़ना है। अब कंट्रोल प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इसमें ना जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इवन आप घर के अंदर भी कोई छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, तो जब तक आपका उस पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप उसको उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, उसने चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपने कंट्रोल के अंदर तमाम चीज़ों को लेकर आना है। अगर चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं होंगी, तो ऑफ़ कोर्स जो भी उसने प्लान्स बनाए होंगे, जो उसने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने टारगेट सेट किए होंगे, उनको वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। और इसके साथ-साथ क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको जो बिज़नेस है उनको लॉस उठाना पड़ेगा। उसको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी फ़र्म है, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़, मिसाल के तौर ऑयल को हम ले लेते हैं, और एक ऑयल इंडस्ट्री है, वहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, और अब ऑयल क्या है, ऑयल हमारे पास डेली कंज़्यूम होने वाला आइटम है, कंज़्यूमेबल आइटम है, डेली बेसिस पर, ठीक है? अगर वो इसको कंट्रोल नहीं करते, तो क्या होगा कि वहाँ से जो ऑयल के पैकेट्स हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बगैर सेल के मूव होना शुरू हो जाएँगे, फैक्ट्री से निकलना शुरू हो जाएँगे, लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई एक फैक्ट्री है, वो किसी को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको हम गाड़ी देंगे, उसमें साथ इसका पेट्रोल और मेंटेनेंस भी देंगे। अब वो जो एम्प्लॉयी है और उस पर उनका कंट्रोल भी नहीं है, तो क्या करेगा, वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा, ठीक है? पर्सनली तौर पर उसको यूज़ करेगा, अपने फैमिली के लिए यूज़ करेगा, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ करेगा, पेट्रोल का भी गलत इस्तेमाल करेगा, जबकि उसको क्या था कि फैक्ट्री के लिए उसने उन चीज़ों को यूज़ करना था। तो ये इसी तरह क्या है, कंट्रोल इज़ अ सिस्टमैटिक एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने ये सारा काम करना है, किस लिए, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय द कंडक्ट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ एट प्रीडिफाइंड प्लान्स। ठीक है? तो मैनेजमेंट ने क्या करना है कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए थे, ओनर्स ने एक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, प्लान बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं कि हमने ये काम करना है और हमने इस तरीके से काम करना है और हमने इन गोल्स को अचीव करना है। तो उसके लिए जब तक आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। ठीक है? मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसपे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। अब जो रॉ मटेरियल है, वो जो लेबर है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती है। तो क्या होगा, वो उसको उस लेवल की प्रोडक्शन ही नहीं होगी। ठीक है? एक रॉ मटेरियल से अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो सकते थे 1 केजी से, 1 केजी रॉ मटेरियल से अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते थे, जबकि एक्चुअली में लेबर रॉ मटेरियल को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रही, तो वो क्या है, 10 की बजाय सिर्फ़ 6 या 7 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि वो उसको ज़ाया कर रही है, और इससे एक स्टेप आगे क्या है कि मैनेजमेंट उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही। अब ये सारा किस तरीके से हो रहा है, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। जो ऑर्गेनाइज़ेशन का फैक्ट्री का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ये सारा उसके थ्रू हो रहा है। वो उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं रेगुलरली। रेगुलर क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, रिपोर्ट रेगुलरली बेसिस पर रिपोर्ट प्रिपेयर होती है कि ठीक है जी, आज हमने इतना काम किया, लेबर ने इतना काम किया है, इतने घंटे काम किया है, और इतने घंटे फैक्ट्री रनिंग कंडीशन में रही है, और हमारे पास इतना यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो एक एवरेज निकाल ली जाती है कि पर घंटे के हिसाब से पर लेबर ने कितना काम किया है। तो ये क्या हो, एक रिपोर्ट्स बन रही है, तो उनको क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अब जैसे ही मैनेजमेंट को पता चलेगा कि यार यहाँ पर लेबर ने यूनिट्स को सही तरीके से जितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने चाहिए थे वो प्रोड्यूस नहीं किए, तो क्या करेगी मैनेजमेंट, फौरी तौर पर एक्शन लेगी और उसको सही करने की कोशिश करेगी।
और उसके साथ-साथ क्वालिटीज़ को भी वो मेज़र कर रहे होते हैं और उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा ये रेलेवेंट प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, मैनेजमेंट ने क्या करना है इससे सारा काम आपका जो बिज़नेस रन कर रहा है उस पे जो डिसीज़न्स वग़ैरह लेने हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कौन करे? वो मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है? अच्छा मैनेजमेंट ने क्या करना है जब वहाँ से जो भी डिसीज़न्स होंगी, ठीक है? अब उन डिसीज़न्स के हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट एक्वायर करनी है। रिपोर्ट उनको कौन देगा? आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो क्या करेगा? रिपोर्ट को प्रोड्यूस करेगा। अब जब रिपोर्ट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगी? वो रेलेवेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है कि मुझे प्रोडक्शन की रिपोर्ट चाहिए कि हमने इस दफ़ा जितने बैचेज़ बनाए हैं या जितना हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है 1 टन या 1000 टन सीड हमने परचेज़ किया था। अब मुझे इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन की रिपोर्ट चाहिए कि कितना इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? हमने इसमें से कितना ज़्यादा ऑयल को निकाला है, हमारी एवरेज क्या रही है। अब रिपोर्ट ये दी जाए कि हमारे पास मिसाल के तौर पर $1000 का प्रॉफ़िट आया है, तो क्या ये रेलेवेंसी होगी? रेलेवेंसी नहीं होगी, रेलेवेंट हो यानी कि जो चीज़ आपसे एक्वायर की जाए, आप उसी के हिसाब से ही आपने उसको बताना है, डिस्क्लोज़ करना है उसको। अच्छा और उसके बाद रिलाएबल, रिलाएबल से मुराद क्या है कि आप उस पर रिलाय कर सकें। आपको पता हो यार ये जो बंदा रिपोर्ट दे रहा है, ये बिल्कुल ओके है, 100% ओके है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, मैं इस पर रिलाय कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है? अब जब वो रिलाय करेगा, भरोसा करेगा तो क्या करेगा उसकी बेस पर फिर वो मज़ीद डिसीज़न्स लेने के काबिल होगा, फिर मज़ीद वो फ़ैसले करेगा। फिर वो कहेगा हाँ यार हमारी प्रोडक्शन इतनी हो रही है, हम मज़ीद इतनी-इतनी सेल हम कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, अब इसी वजह से क्या है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसको डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि उसने क्या करना है डाटा को एक्वायर करना है, उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और जो चीज़ उनको चाहिए, नीड ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की नीड है, उस हिसाब से प्रोसेस करके उन्होंने उसको बताना है। उस हिसाब से जितना भी ये आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी से मुराद क्या है? कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके पास मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपका इस्तेमाल हो रहा है, क्या वही वाला सॉफ्टवेयर आप किसी जनरल स्टोर पर यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है? आप है तो दोनों सॉफ्टवेयर, लेकिन मेडिकल वाले जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ होंगी और जो आपका जनरल स्टोर का आइटम है, उनकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी जो शुगर मिल है, उस पे जो आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ हुआ है, क्या वो किसी फ्लोर मिल पे चल सकता है? एक फ्लोर मिल वाला जो सिस्टम है, क्या वो ऑटोमोबाइल में चल सकता है? नहीं चल सकता। कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि जिस हिसाब से आपका बिज़नेस है, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया हो। ठीक है? उसी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ के हिसाब से हो, ट्रेडिंग उसी हिसाब से हो, ठीक है? हर किसी का अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? तो ये उस हिसाब से कंपैटिबल भी होना चाहिए। अच्छा प्रॉम्प्ट एंड प्रिंसिपल क्या है कि फ़ौरन आपको रिप्लाई करे। ठीक है, जैसे ही आपको कोई डाटा चाहिए, जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फ़ौरन आपको बताए। ये ना हो कि आप उससे कोई बात पूछें और वो आपको 1 हफ्ते बाद आपको उसका रिप्लाई दे, ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि जब भी बिज़नेस के अंदर डिसीज़न लिए जाते हैं,
तो वो क्या होता है कि वो यही कहते हैं कि आपने वक़्त पर सही फैसले आपने करने हैं। तो जो डिसीज़न्स होंगे, टाइमली होंगे, वो किस हिसाब से होंगे? अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो ही आप सही तरीके से डिसीज़न ले सकेंगे। ठीक है? जो रिपोर्ट्स हैं वो इंस्टेंटली होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल से मुराद ये है कि ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन भी अगर आपके पास आ जाती है तो वो फ्लेक्सिबल हो। उसके में कोई चेंजिंग की जा सकती हो, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर आपने जो कंपनी के एसेट्स वगैरह थे और अदर थिंग्स थी वो आपने उसमें ऐड अप कर लिए। अब कंपनी ने एक नया एसेट मज़ीद परचेज़ किया है। अब क्या वो इतना सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल है कि उसपे जो नया एसेट हमने परचेज़ किया है, उसकी एंट्री आ सके, या आपने उसको एंड कर दिया कि नहीं जी हमारे पास अब मज़ीद इसमें गुंजाइश नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने उसपे लाज़मी तौर पर क्या करना है, आपने उसमें एक गैप देना है कि हाँ यार ये ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसमें कोई न कोई नई चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल है। अब आप देखें कि डे बाय डे क्या है, कंज़्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कंज़्यूमर पहले था कि आपके पास एयर बैग्स नहीं आते थे, ऑटो ट्रांसमिशन नहीं आती थी, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिस्टम के अंदर अब आ रही हैं। तो क्या है कि उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उन्होंने अपनी जो एक प्रोडक्ट थी उसके अंदर वो नई चीज़ों को लेकर सामने आए। ठीक है, टेक्निकल एडवांसमेंट आप इसे कह सकते हैं, कंज्यूमर टेस्ट कह सकते हैं, लीगल रेगुलेशंस भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ होना ज़रूरी है। जस्ट लाइक अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी आप सेल करेंगे, वो एफबीआर का जो कोड होगा उसके हिसाब से आपने एफबीआर के इनवॉइस के सामने आपने उसको सेल आउट करना है। तो क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है कि आपने कंपैरिज़न करना है, किस हिसाब से करना है कि आपकी जो कॉस्ट है, उसके बेनिफिट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर कितनी आपकी कॉस्ट लगी और उससे आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। ठीक है? अब ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, भले वो बाय प्रोडक्ट ही क्यों नहीं है और उस पर कॉस्ट हो रही है ₹5 की, और उससे आप गेन जो कर रहे हैं वो ₹3 गेन कर रहे हैं। ठीक है? तो ये क्या है, आपने इस तरीके के सिस्टम बनाना है कि आपको फ़ौरी तौर पर आपको कॉस्ट का भी पता चले और उससे जो आपको बेनिफिट हो रहा है, उसका भी आपको साथ-साथ पता चलता रहे। ठीक है? अब जैसे ही इन चीज़ों का पता चलेगा तो मैनेजमेंट के लिए डिसीज़न लेना आसान होगा कि अब हमने किस चीज़ को अप्लाई करना है और किस चीज़ को हमने स्टॉप करना है। अच्छा, कंपोनेंट्स कौन-कौन, ये सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए। अब आप खुद इसके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी। ठीक है? हमें ऑफ़ कोर्स सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्टाफ़ होना चाहिए, टीम होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, हमारे पास हार्डवेयर्स होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए। ठीक है? ये सारा कुछ क्या है, ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं इन सिस्टम के लिए। चाहे the components of accounting information system comprises working staff, of course staff, ठीक है, प्रोसीजर एंड मेथड, हाँ जी, किस किस प्रोसीजर को आपने
फ़ॉलो करने हैं, कौन से मेथड्स को आपने फ़ॉलो करना है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑफ कोर्स होगा। क्वालिफाइड कंपोनेंट स्टाफ भी आपके पास होना चाहिए। आपको और जब आप एक दफ़ा इसको हायर कर लेते हैं किसी क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट स्टाफ को, तो उसके साथ-साथ आपने क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है उनको अकॉर्डिंगली। कि अगर कोई नया सिस्टम उसमें ऐड अप हो रहा है, तो आप उनको बताएँगे, आप उनको ट्रेनिंग दिलवाएँगे कि अब आपने सिस्टम को इस तरीके से रन करना है। ठीक है? अब इसके लिए एक और चीज़ इंतहाई ज़रूरी है, वो क्या है, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ठीक है। अगर बिलफ़र्ज़ अगर आपने कोई एक सिस्टम बना लिया है और आप उसको फ़ॉलो करवा रहे हैं और उस पर वर्किंग भी हो रही है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसके जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, कंपनी के लिए वो लॉस होगा। क्योंकि आपको कभी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ऑडिट पर्पज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको फ्यूचर के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है कि फ्यूचर अगर आपने कोई डिसीज़न लेनी है तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें क्या है, उसमें आगे फिर वही बातें हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिस्टम हो, एक सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर कंप्यूटर का होना चाहिए, उसमें क्या होगा, इक्विपमेंट होगी, इक्विपमेंट को आपने कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के हिसाब से परचेज़ करना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिर उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने उसको देनी है, उसकी आउटपुट को आपने अचीव करना है, लेना है, ठीक है? और ये सारा कुछ इसमें अच्छा, ये इनपुट-आउटपुट आगे भी अभी आ रहा है, तो उसमें फिर हम मज़ीद इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं कि आपको जो फंडामेंटल एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग इवेंट, कोई भी अगर आपने अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन की है, उसका जो बुनियादी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसको आप सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपने परचेज़ की, ठीक है? परचेज़ की और आपने उसका जर्नल बनाया, जर्नल बनाने के साथ आपने उसकी जो इनवॉइस आपने ली थी, आपने जो उसकी रसीद ली थी, वो क्या होगा, वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स होगा। ठीक है? और अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने उसको जनरल वाउचर बनाना है, तो आपने उस इनवॉइस को आपने वाउचर के साथ अटैच कर देना है। ठीक है? अच्छा, ये परचेज़ के हिसाब से भी है और इसको सेल के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। जब आप इसको सेल करेंगे तो ऑफ़ कोर्स फिर आप कोई बिल बनाएँगे या इनवॉइस आप इसके अगेंस्ट इश्यू करेंगे, तब भी आपने जनरल के अंदर आपने उसको जनरल वाउचर बनाना है और जनरल वाउचर के साथ आपने उसको अटैच कर देना है। ठीक है? अच्छा, अच्छा, इसके साथ-साथ ये भी है आपके पास, बैंक बुक भी है, काउंटर फ़ोलियो चेकबुक भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है। ये सारे आपके पास क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इनपुट डिवाइसेज़ आ जाती हैं। आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हम जो लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो मेजर बात हो रही है, वो क्या हो रही है, कंप्यूटर्स की हो रही है। ठीक है। अब कंप्यूटर को जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे होते हैं और जिन डिवाइसेस की वजह से की मदद से हम लोग वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे लाइक हमारे पास कीबोर्ड है, हम उससे क्या करते हैं, हम उस पर टाइप कर रहे होते हैं। टाइप मीन्स हम उसकी इन्फॉर्मेशन हम उसको शेयर कर रहे होते हैं। हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद स्कैनर है, स्कैनर मीन्स अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने स्कैन करके कंप्यूटर को कंप्यूटर में सेव किया है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये इनपुट होगा। स्कैनर क्या होगा, हमारे पास इनपुट होगा। माउस हमारे पास इनपुट डिवाइसेज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बता रहा है, जो जनरल एंट्रीज़ हैं, वो भी हमारे पास क्या है कि इनपुट डाटा के तौर पर ही हमारे पास आ रही होती हैं। ठीक है? और जो हमारे पास कोड एडिटर है, ये भी हमारे पास इनपुट है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा बड़े-बड़े स्टोर्स के अंदर आजकल तो ख़ैर नॉर्मल ये चल रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं,
तो ऑफ कोर्स जो भी हम चीज़ लेते हैं उसके ऊपर कोड्स मेंशन होते हैं। तो अ उसको एक स्कैनर के थ्रू वो स्कैन किया जाता है। तो वो क्या है जो कोड को स्कैन करे वो भी मर के वो इनपुट डिवाइस के अंदर शामिल है। वो चीज़ जो कि आपका जो आपने डाटा दिया है उसको प्रोसेस करती है। ठीक है? वो आपको क्या कहलाता है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर कहलाता है। अब वो क्या है? मिसाल के तौर पर हमने कोई जर्नल एंट्री पास की और अब हमने उसको जर्नल एंट्री को इनपुट डिवाइसेज़ की मदद से हमने कंप्यूटर में फीड भी कर दिया। अब जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है? वो हमारे जो भी डेटा हमारे पास आया था, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। यानी कि उस पे प्रोसेस कर रहा है। तो वो क्या होगा? वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होगा। ठीक है? और उसी के अंदर उसको स्टोर भी किया जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था क्या होगा कि वो हमने जस्ट क्या किया एक जर्नल एंट्री को हमने रिकॉर्ड किया। अब जर्नल एंट्री को जब रिकॉर्ड किया और उसने उसको प्रोसेस करना शुरू किया तो उसने क्या किया सबसे पहले उसको जर्नल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद उसको लेजर के अंदर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये सारा क्या है ये एक इन्फॉर्मेशन डाटा को उन्होंने प्रोसेस किया और उसको एक प्योर इन्फॉर्मेशन जो आपके पास एंडिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? रिपोर्टिंग के अंदर भी कंपाइल जर्नल लेजर के अंदर, ठीक है? ये सारा काम उन्होंने कर दिया। ऑफ कोर्स जो स्टोरेज की बात हो रही है वो मैंने आपको पहले भी कहा था रिकॉर्ड को मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है। तो अगर जो आपने मैनुअल रिकॉर्ड है उसको तो आप ऑफ कोर्स अपने स्टोर्स के अंदर उनको मेंटेन करते हैं, आप उसको स्टोर करते हैं, आप उसको सेव करते हैं। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली जो रिकॉर्ड है, ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है? और उसके साथ-साथ हमारे पास हार्डवेयर में भी उसको इंस्टॉल किया जाता है। अब देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसमें मज़ीद आइडिया भी दे दूँ। देखिए जो रिकॉर्ड को सेव करने वाली जो बात है ना जी, आप देखें कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जितनी भी जो कि कंप्यूटराइज़ हो चुकी हैं, वो क्या करती हैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन प्रॉपर कर रही है, तो कभी भी उनको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। या हमारा बैंकिंग सिस्टम ले लें, मैं आपको बैंकिंग की मिसाल देता हूँ। बैंकिंग सिस्टम में अब अगर आप जब मिसाल 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले तक भी अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करवाया था, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उसको सँभाल कर रखते हैं। अब उसके लिए क्या-क्या करते हैं? उसके लिए वो ये करते हैं कि एक तो जो सिस्टम है उसके अंदर वो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। दूसरा जो उनका एक हेड ऑफिस है वहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तीसरा वो क्या करते हैं वो जो फ्लॉपी डिस्क पहले इस्तेमाल होती थी, अब हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास डीवीडीज़ वगैरह इस्तेमाल हो रही है। अब उसके साथ-साथ हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं हार्ड डिस्क, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, उसके अंदर तमाम डेटा को सेव किया जाता है। अब मज़ीद सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मिसाल एक्सटर्नल जो डेटा उन्होंने सेव किया था हार्ड डिस्क के अंदर वो भी चोरी हो गया या कोई आग वगैरह लग गई फायर हो गया, तो उसमें भी डाटा ज़ाया हो गया। अब वो क्या करते हैं वो 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर डाटा को स्टोर करते हैं। अब जहाँ पर एक्चुअल डाटा मौजूद है बैंक के अंदर, उसके अलावा वो एक और प्लेस होती है, वहाँ पर भी वो डाटा को अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। मैंने कहा ये मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और ये इंतहाई ज़रूरी है, ताकि कभी भी उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको वो हासिल कर सकें। ठीक है, जो पुराना रिकॉर्ड था मैनुअली वाला था, वो क्या करता था कि आपको पूरा का पूरा स्टोर
कि जितना मर्ज़ी आप बड़ा स्टोर ले लें, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड ऐसा होता है कि बिल्कुल डंप लग जाता है और वो बिल्कुल फ़िल अप हो जाता है। अगर आप इसके कंपैरेटिवली देख लें, कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटी-सी हार्ड डिस्क होती है, उसी के अंदर तमाम रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, सेव भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज़ क्या हैं? ऑफ़ कोर्स जो आपके पास अ, ये आपने कंप्यूटर में भी कई दफ़ा पढ़ी होंगी, जो आपको रिज़ल्ट शो कर रही होती हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है? वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेज़ कहलाती हैं। एंड रिज़ल्ट ऑफ काउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का वो क्या कहलाते हैं? वो प्रेज़ेंट हो रहा था आपके पास आउटपुट डिवाइसेज़ के अंदर। अब इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास आजकल एलईडी स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर देखिए प्रिंटर है, मॉनिटर है, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स वगैरह ये सारे क्या है आपके पास आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, मैं ज़रा इसको अच्छा जी, देखिए स्पेशल जर्नल इन अकाउंटिंग अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि सिस्टम जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या बीकॉम के अंदर भी आप लोगों ने चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा कि पूरा सिस्टम क्या होता है, एक जर्नल एंट्री बनती है, उसमें जर्नल जर्नल जनरल वाउचर बनता है, उसमें जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद फिर उसको जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर में, फिर ये सारा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर जो ये डिस्कशन हो रही है, वो क्या हो रही है स्पेशल जर्नल अकाउंटिंग। स्पेशल जर्नल से क्या मुराद है? देखें, इनके लिए ये क्या करते हैं सिस्टम के अंदर अलग से जिस टाइप की ट्रांज़ैक्शन हो रही है, उस हिसाब से वो जर्नल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर सेल ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑन क्रेडिट। तो जब सेल की हो रही है तो उन्होंने क्या किया सेल जर्नल बना लिया, रिसीट की हो रही है तो रिसीट जर्नल बना लिया, परचेज़ हो रही है तो परचेज़ जर्नल बना लिया, पेमेंट हो रही है तो पेमेंट का उन्होंने अलग से जर्नल बना लिया। अब इसकी रीज़न क्या है इनको अलग-अलग करने की? एक तो देखें जो स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उनको तो इसकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक ही जर्नल बनाते हैं, उन्हें पता है यार अगर हमारा जर्नल खत्म हो जाएगा तो हम इसकी सेकंड कॉपी बना लेंगे। यानी कि एक और इसके साथ अटैच कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 2-3 जर्नल हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाएँगे। अच्छा मैनुअल अगर किसी ने कोई काम किया हो तो आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है या नहीं देखा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि मैंने इस पर प्रैक्टिकली काम किया हुआ है तो मुझे है आइडिया इस चीज़ का और ये मैं तकरीबन 2007 की बात बता रहा हूँ। अ, उस वक़्त बहरहाल ये होता था कि जो जर्नल बनता था एक बहुत हैवी बुक होती थी और उसका जो गत्ता होता था जो साइड्स वाले जो गत्ते हैं जिसके अंदर वो बाउंड होता है, वो बहुत मोटा गत्ता होता था और उसके गत्ते के अंदर जो सो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी उसके अ, लोहे वाले रॉड्स होते थे, लोहे वाले रॉड्स होते थे, उनके थ्रू पेजेस को कंबाइन किया जाता था, पकड़ा जाता था या उसे कह लें कि आप उसको प्रेस किया जाता था, ठीक है? और उसकी एक स्पेशल चाबी होती थी, एक की होती थी, उसके अंदर वो की एंटर करनी पड़ती थी और उसको मूव करना पड़ता था, ठीक है? उससे क्या होता था कि वो जो लोहे वाले रॉड्स थे,
वो ऐसा-ऐसा यानी कि स्पेस देते थे और अगर आपने उसमें कोई पेज ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप उसमें से पेज ऐड भी कर सकते थे और रिमूव भी कर सकते थे। ठीक है? तो ये एक बहुत ही यानी कि उस वक़्त के हिसाब से एडवांस लेवल की चीज़ थी। तो वो अगर किसी ने देखा हो तो आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा एक सिस्टम होता था। बहरहाल तो क्या करते थे जो ऑपरेशंस होती थी वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे क्योंकि आप आपको पता है जो रजिस्टर्स वग़ैरह हैं वो बहुत कम स्पेस होती है उनके अंदर, पेजेस भी कम होते हैं और अगर एक रजिस्टर गुम हो गया तो अगर आपने पिछले महीने का भी कोई रिकॉर्ड देखना है, तो वो बहुत मुश्किल होती थी। एक तो ये इस वजह से भी उन्होंने अलग-अलग करना शुरू दूसरा ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने वाउचर्स ही अलग बनाए और उनको रिकॉर्ड भी अलग किया ताकि अगर आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन ऐसी हुई है, मिसाल सेल से रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शन हुई है, तो फ़ौरी तौर पर सेल जर्नल ओपन किया और आपको ट्रांज़ैक्शन के बारे में पता चल गया। ठीक है? अच्छा, ये अब ये जो सारे ये सारे इनकी यही ख़ुसूसियात ही बताई जा रही है और मेरे ख़्याल में ये इनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा, कोई चीज़ इश्यू लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि ये किस वजह से ये हो रहे हैं। सेल की जितनी एंट्रीज़ होंगी वो सेल जर्नल में होंगी, परचेज़ेज़ की जितनी एंट्रीज़ होंगी वो परचेज़ जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाएँगी। अच्छा इसमें क्या है कि आप आपके पास उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल भी दी है कि ये ट्रांज़ैक्शंस हैं और इन ट्रांज़ैक्शंस को उन्होंने क्या किया है कि आपने पहले जर्नल एंट्री बनानी है और फिर उसके बाद जो इनका जो लेजर है, जर्नल है, उसके अंदर आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा ये आप सबको पता है कि इसको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है और ये सारे जो ऊपर हमारे पास ये हेडिंग्स हैं और ये सारा डाटा ये किस तरीके से है? क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों की? उम्मीद है सब लोग खैर-खैरियत से होंगे और सब लोगों ने नमाज़ भी पढ़ ली होगी। चलें जी और उम्मीद है ये आप लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा और जिन लोगों को समझ नहीं आई, उनके लिए मैं बता भी देता हूँ। देखिए, जितने भी सेल ट्रांज़ैक्शंस हमारे पास हुई हैं, हमने उसको जो क्रेडिट में हुई हैं, जिसमें कि हमारे पास कैश इन्वॉल्व नहीं था, हम उसको सेल्स स्पेशल जर्नल के अंदर हम उसको लिखेंगे। देखिए, ये जो आपके पास ये प्रॉब्लम शो हो रही है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू आसिफ कंपनी ऑन 30 डेज़ क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 20,000 ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आसिफ है, उसको हमने क्रेडिट पर सेल आउट किया है। 30 दिन के क्रेडिट पर हमने आसिफ कंपनी को अपना कोई कोई भी सामान था, उसको हमने सेल आउट किया है। कितने अमाउंट से? 20,000 से। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखें मैंने जब भी आपको बताया है अकाउंट्स के हवाले से, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसकी एंट्री बनानी है। कोई भी एक वाक़या होता है, कोई भी एक काम होता है, कोई भी एक ट्रांज़ैक्शन होती है, अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी एक एंट्री बनानी है। आपको एंट्री बनानी आती होगी, एंट्री आपने कैसे बनानी है, ठीक है? उस एंट्री के अंदर आपने क्या चीज़ लिखनी है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब डेबिट क्रेडिट ऑफ कोर्स वो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, वो तो मैं अब आपको ऑफ कोर्स नहीं बताऊँगा, आई काम या बी काम ये तो बताया जाए। बहरहाल यहाँ बस सिंपल इतनी बात यही है कि क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज़
to Asif company on 30 days credit अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 के 20,000 की चीजें उन्होंने आसिफ कंपनी को सेल आउट की हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्या करेंगे? आपको पता है कि सेल हमारी क्या होती है, हमारी हमेशा क्या होती है भाई? ये बताए भाई। एक्सपेंसेस का बैलेंस नॉर्मल क्या होता है और सेल्स का बैलेंस क्या होता है? हाँ जी, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट पर होते हैं और सेल्स हमारी क्रेडिट पर होती है। चूंकि ये हमने क्रेडिट पर जो अकाउंट रिसीवेबल पर हमारे पास आ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये तमाम एंट्रीज हमने इसकी पास कर ली। जितनी भी एंट्रीज होगी हमने इसको पास, हमने पास से मुराद के हमने उसकी जनरल ट्रांजेक्शन करनी है, उसको जनरल वॉचर्स पे लिखना है। अब ये जो उन्होंने एक स्केच हमारे पास दिया, ये उन्होंने जर्नल का एक स्केच है, ये एक पेज है जर्नल का। उसपे सबसे पहले क्या हमारे पास डेट है, फिर इनवॉइस नंबर है, फिर अमाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, किस अकाउंट को हमने डेबिट किया है। ठीक है, और पोस्टिंग रेफरेंस है, और अकाउंट रिसीवेबल सेल्स अकाउंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अकाउंट डेबिट जिसकी वजह से आसिफ एंड कंपनी को हमने किया था, आसिफ एंड कंपनी को हमने डेबिट के किस, सेल किसकी वजह से डेबिट हो रही है हमारे पास, क्रेडिट हो रही है आसिफ एंड कंपनी की वजह से। ठीक है, तो वो कितने से हो रही है? 20,000 से। तो जर्नल के अंदर जो हम लिखेंगे, वो जो सेल्स रिलेटेड चीजें थी हमारे पास, वो लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर इनवाइस नंबर आता है, जो हम इनवाइस उसको हमने इश्यू की है, उसका हमने इनवाइस नंबर लिखना है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, और पोस्टिंग का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर से मुराद यहाँ पर मेजोरिटी तौर पर जो आता है, जनरल वोचर का नंबर भी हमारे पास आ रहा होता है कि जनरल वोचर नंबर इतना, यानी कि इस डेट को अगर हमने कोई 100 वोचर बनाया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जनरल वोचर नंबर 15 पर, 16 पर, 17 पर, जितने पर भी ट्रांजेक्शन हुई है, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी एंट्री क्या कहते हैं? sold merchandise to Freed and Sons on 15 days credit amounting to rupees 50,000, 15,000, 15,000 पर हमने इसको सेल आउट कर दिया। किस पर? क्रेडिट। 15 दिन के क्रेडिट पर सेम एंट्री, कोई कोई एंट्री करेंगे हम, वैसे ही उसको हम वहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो भी 30 डेज क्रेडिट पर हमने 12,000, वो भी हम वैसे कर देंगे। 40 डेज क्रेडिट पर 10,000, वो भी हम वैसे कर देंगे क्रेडिट बेसिस पर। ये करना है 18,000 पर भी हमने वैसे करना है 22। देखिए ये सारे ही हमने इनको वैसे कर लेना है, सिवाय एक ट्रांजेक्शन के, जो कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ऑन कैश। ठीक है, अब देखें जो कैश वाली एंट्री थी सिर्फ वो नहीं की, बाकी हमने सारे एंट्री यहाँ पर कर ली है। टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इन सबको जब हम टोटल करेंगे, जो हमारे पास टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ ले, ताकि फिर हम इसको, क्योंकि मैंने अब तमाम एंट्रीज नहीं करवानी, मैं अब इसको बताता जाऊंगा आपको कि आपने ऐसे करना है, उस पर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इस चैप्टर को आज हमने लाजमन खत्म करना है, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको, नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। हाँ जी, डे कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी साहब।
डे कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डेज़ जो लिखे गए हैं यहाँ पर, देखिए इसका मैं आपको एक और इम्पैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो डेज़ लिखे गए हैं 30 डेज़। अच्छा यहाँ पर ना अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास लिखा होता है 10/20। यहाँ पर अगर ऑप्शन हो तो क्या लिखा जाता है 10 को लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जो ये 40 डेज़ क्रेडिट की बात की तो सिंपल क्रेडिट की बात हो गई ना। आगे फर्दर क्या होता है कि अगर आपको कहा जाता है कि अगर आप 20 डेज़ के अंदर, ये मैंने वैसे ज़्यादा लिख दिया लेकिन बार-बार अगर 20 डेज़ के अंदर अगर आपने इसको पेमेंट कर दी, तो आपको क्या होगा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज़ नेट पर आपने लेना है तो 30 डेज़ के अंदर आपने पे किया, तो आपको वो नेट पर मिलेगा। तो इस तरह की वो आगे फिर आपके पास आएँगी चीज़ें, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया है कि क्या कहा है, ऑल द करेंट सेट ट्रांज़ैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल ऑफ एसेट ट्रेडिंग कंपनी एक्सेप्ट वन ट्रांज़ैक्शन डेटेड 28 फरवरी 2021 व्हिच वाज़ द कैश सेल ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? ये अब आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर वो यही वाली बात कर रहा है कि अगर आपने जब इसको करना है तो आपने मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर इसका जो इसको चेक करना है आपने कि कितनी पेमेंट हमारे पास आ गई है, कितनी पेमेंट हमारे पास बाकी रह गई है और जो इसकी पोस्टिंग वगैरह है उसको आपने वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर आपने इसको शिफ्ट आउट करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताया कि जनरली तौर पर क्या होता है हमारे पास एक तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने फ़ीड की हुई होती हैं कि आप इसको इस ट्रांज़ैक्शन को आपने इस तरीके से आगे लेकर चलना है। अगर मैनुअली करते हैं तो मैनुअली भी आपको पता होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं कि वो वीकली बेसिस पर या बल्कि जो हमारे यहाँ जो चल रहा है सिस्टम पाकिस्तान में तो नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि वो डेली बेसिस पर ही कर रहे होते हैं कि ठीक है जी हम इसको डेली बेसिस पर कर देते हैं ताकि हमारे पास उसका जो क्रेडिट का जो बैलेंस है या डेबिट का जो बैलेंस है वो हमारे पास आता जाए। ठीक है। इससे ज़्यादा जो कस्टमर आसिफ कंपनी है, तो उसपे क्या करेंगे सेल अकाउंट हम उनका सब्सिडियरी लेजर बनाते जाएँगे। ठीक है, कस्टमर आसिफ एंड कंपनी का अलग से लेजर बनेगा, उसपे क्या होगा सेल अकाउंट 20,000 और सेल अकाउंट 6800 ठीक है, टोटल होगा 26,800 इसका जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वो 26,800 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इनके ऊपर जितनी भी हमने ट्रांज़ैक्शंस की हैं, उसका अब हमने सब्सिडियरी लेजर बना लेना है। यानी कि हर चीज़ का अलग-अलग जैसे ये आसिफ एंड कंपनी का अलग से लेजर बन गया, फ्रीड एंड सन का अलग से लेजर बन गया। देखिए जनरली तौर पर क्या होता है हमारे पास कि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांज़ैक्शन हुई, वाउचर बना, जनरल में एंट्री हुई फिर लेजर के अंदर। अब लेजर के अंदर क्या होता है कि देखिए जब भी जर्नल एंट्री होती है ना, उसके अंदर आप एक चीज़ को डेबिट करते हैं और दूसरी चीज़ को क्रेडिट करते हैं और दोनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी नरेशन दे देते हैं। ये तो हमारी ट्रांज़ैक्शन हो गई और हम इससे ही जर्नल वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उन तमाम वाउचर्स को डेली बेसिस पर तमाम वाउचर्स को जर्नल बुक के अंदर जर्नल जर्नल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल बुक के अंदर कौन-कौन से कॉलम होते हैं, एक हमारे पास डेट का कॉलम आता है, दूसरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम आता है, ठीक है?
ठीक है जी। ऑलमोस्ट ये आपके पास जो ये मैंने अभी आप लिखे हैं यहाँ पर, ये आपके पास जनरल वाउचर के कॉलम्स होते हैं आपके पास नॉर्मली तौर पर। इससे ज़्यादा कमी-बेशी बहरहाल हो सकती है, वो उनके अपने हिसाब से वो हो सकती है। अब देखिए डेट के अंदर क्या वो डेट लिख दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर यही लिखा जाता है कि किस वजह से ये ट्रांज़ैक्शन हुई और ये किस वजह से हुई है। मिसाल के तौर पर अगर जनरल कोई वाउचर ऐसा बना है जिसपे कि हमने सेल की है, तो लिखा जाएगा कि हमने सेल की है, सेल टू XYZ 10,000 केजी ऑयल एट द रेट ऑफ 370 रुपीज़, ठीक है? तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसकी नरेशन दे दी। वही जो नरेशन होगी वो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। अब उसके बाद हम वाउचर नंबर लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद फ़ोलियो नंबर जो है, जो आपका लेजर के अंदर हम ज जब पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पर उसका लेजर नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी रह जाए कि लेजर से जो हमने पोस्टिंग की है, वो जर्नल में हमने उसकी एंट्री कहाँ पर की हुई है। उस एक को डेबिट कर देंगे और दूसरे को हमारे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? इससे जो लेजर बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ जाएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास सिर्फ वाउचर नंबर नहीं आएगा, हमारे पास फिर क्या आएगा, फ़ोलियो नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? और उसमें डेबिट और क्रेडिट वैसे ही होंगे और इसमें क्या होगा कि एक ही होगा। जिस तरह ये फ्रीज़ एंड सन्स है, यहाँ पर क्या होगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। इसका भी डेबिट हो रही है कितने से, 10,000 से, ठीक है? तो ऐसे ही इसका एक लेजर अकाउंट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह दूसरी पार्टी का हमारे पास लेजर हर हर किसी का अलग-अलग लेजर बनेगा। अब लेजर पूरी बुक अलग नहीं बन जाएगी, इसका क्या करते हैं कि एपीएल का अकाउंट खोल लेगा पेज नंबर 1 और 10 पेज छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एचबीएल का अकाउंट खोल लिया। 11वें पेज पर हमने क्या किया, एचबीएल का अकाउंट खोल लिया। फिर हमें पता है कि इसकी ट्रांज़ैक्शंस कम होनी है, हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं होनी, तो उसके लिए हमने 4 पेजेज़ छोड़ दिए। फिर हमने उसके बाद क्या किया, यूबीएल का कर दिया। यूबीएल में मज़ीद ट्रांज़ैक्शंस कम हो रही है, तो उसके लिए मज़ीद आपने 2 पेजेज़ छोड़ दिए। तो क्या हुआ, 16 नंबर पर आपके पास क्या आ गया, एक और बैंक की डिटेल आ गई। इससे जितने बैंक्स के अंदर आपके अकाउंट्स हैं, आपने उन बैंक्स को इस तरीके से तरतीब दे देनी है। अच्छा, ये जो आपके पेजेज़ बनते जाएँगे, ये आपके लेजर पेजेज़ कहलाएँगे, ठीक है? और उनमें जो-जो ट्रांज़ैक्शन हुई होंगी, आपने वो ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर लिख लेनी है। और फिर उसके बाद जब डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करेंगे, तो आपके पास नेट बैलेंस आपके पास आता जाएगा, ठीक है? अच्छा, लेजर के अंदर एक और कॉलम भी होगा, यहाँ पर तो उन्होंने वैसे वो आपको कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक डेबिट क्रेडिट दूसरा आपके पास आके बैलेंस का भी आ रहा होता है कॉलम ना, तो वो आपको बताता है कि क्या आपके पास बैलेंस आ रहा है और वो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है? इस पे अगर किसी ने कोई क्योंकि और इस पे यहाँ पर ये वाली बात भी कर दी कि डेली बेसिस पर कहीं कहीं इन्होंने कहा है ऑन द सेम डे, हाँ जी, देखिए जितने भी कस्टमर्स की जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी, वो आपने सेम डे के अंदर ही उसको सब्सिडियरी लेजर के अंदर रिकॉर्ड करना है, ताकि आपके पास आपको एग्ज़ैक्ट बैलेंस आपके पास मिल सके। हाँ जी, यहाँ पर उन्होंने टी फॉर्मेट की बात की है और हाँ जी, उन्होंने कहा प्रेफ़रेबली आप इसी कॉलम्स को ही आप यूज़ करें। तो जब भी आप क्वेश्चंस वग़ैरह करेंगे, तो आपने कोशिश करनी है इन्हीं कॉलम्स को जो इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है, इन्हीं को ही आप यूज़ करें, ठीक है? अब देखिए कैश रिसीप्ट जनरल के ऐसी तमाम एंट्री जिसमें कि आपकी कैश इन्वॉल्व हो, ठीक है? परचेज़ है, सेल है, ठीक है? उसको आपने सॉरी कैश रिसीट के वाले से जो आपने रिसीव की है कैश, तो उसको आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है? कैश कलेक्टेड बाय द एंटरप्राइज़, ठीक है? जितना आपने कैश कलेक्ट किया है एंटरप्राइज़ ने, उसको आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अच्छा, कैश दोनों सूरतों में आपके पास आ सकता है। एक तो आपने जो कैश सेल की है तब भी आपके पास कैश आएगा, दूसरा अगर आपने क्रेडिट सेल की है तो ऑफ़ कोर्स उसकी भी महीने बाद या 2 महीने बाद आपके पास कैश तो उसका आना ही है।
ठीक है? और अगर आपके पास कोई अदर प्रॉपर्टी है या अगर आपने कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है बैंक के हवाले से या किसी और कंपनी के हवाले से, तो आपको रेंट भी मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट भी आ सकता है। व्हाटएवर जो कुछ भी आपके पास आएगा, तो आपने कैश अगर रिसीव होता है, तो आपने उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैश रिसीव्स की उन्होंने पूरी एंट्री ही आपको बता दी है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स अंदर होगा। पहला पार्ट क्या होगा, 1 डेबिट कॉलम फॉर रिकॉर्डिंग कैश कलेक्शन, जितनी आपने कैश कलेक्शन की है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कैश ₹100 कलेक्ट किया है और उसके ऊपर वो क्या कह रहा है, उसने आपको डिस्काउंट भी अगर आपने कस्टमर को अलाउ किया है, मिसाल ₹10 का आपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो कैश भी डेबिट हो जाएगा, आपके पास डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा और जो कस्टमर है, मिसाल एक्स वाई जेड कस्टमर है, आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो उन्होंने पूरी की पूरी जो एक एंट्री है वो उन्होंने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, देखते हैं इन्होंने आगे प्रॉब्लम दी है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कलेक्टेड कैश फॉर 20,000 फ्रॉम आसिफ एंड कंपनी फॉर क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द फरवरी। जो फरवरी में हमने क्रेडिट सेल की थी, उसकी हमें पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और हमारे पास आसिफ एंड कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? जो ऊपर उन्होंने जैसे हमें एंट्री बताई थी, हमने बिल्कुल वैसे ही तमाम एंट्रीज़ यहाँ पर कर लेनी है। इसी तरह देखें यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ जो नेचर्स के हवाले से ये एक तो ये नेचर हो गई, आपके पास जो आपने क्रेडिट सेल की थी, उसका कैश आपको रिसीव हो गया। अच्छा, दूसरी यहाँ पर आएगी ये, एक है आपने डिविडेंड इनकम आपने रिसीव की है, ठीक है? अच्छा, तीसरा आपके पास क्या टाइप आ सकती है कि आपने कोई मोटरसाइकिल थी आपकी, आपने उसको सेल आउट किया है कितने से, ₹13,200 से, ठीक है? देखिए यहाँ पर जितने भी ट्रांज़ैक्शन थी किसकी वजह से पार्टिकुलर्स हमने लिख दिए, डेट लिखी, ठीक है? उसके बाद हमने पास ये डेबिट और क्रेडिट आ गया हमारे पास, ठीक है? और ये हमारे पास अकाउंट नंबर वगैरह आ गए उनके, ठीक है। अब देखिए पहले हमारे पास क्या थी ट्रांज़ैक्शन, आसिफ एंड कंपनी से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो कैश डेबिट हो जाएगा हमारे पास और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएँगे। अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, आसिफ एंड कंपनी जो भी आपने उस वक़्त नाम लिखा था, आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट पर सेल की थी, जो आपने उसका आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो ये आपके पास टोटल लेजर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तमाम एंट्रीज़ हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सब्सिडियरी लेजर बन जाएगा और उसमें हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। सेल अकाउंट जो पहले भी हमने लिखा हुआ था 20,000 और 6,800 से, वो हमारे पास 20,000 हमारे पास रिसीव हो गया। ये वही सेल अकाउंट है जो ऊपर हमने बनाया था, जो ऊपर लेजर हमने बनाया था, उसमें 20,000 और 6800 से हमने क्या किया था, आसिफ एंड कंपनी को सेल्स की थी। अब हमने क्या किया है, अब हमने हमारे यानी कि आसिफ एंड कंपनी ने हमें कैश दे दिया है। कितना दिया है? 20,000, तो 20,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो बैलेंस होगा हमारे पास, वो है कितना?
6800 का, वो हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह तमाम जो ऊपर वाले लेजर्स थे, उनकी एंट्रीज़ हमने यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी उन्होंने बता दिया कि कितना हमने पैसे किससे लेने हैं, कि जो एंडिंग बैलेंस हमारे पास है, तो आसिफ एंड कंपनी का ऊपर हमने शो भी किया है कितना 6800 हमारे पास आ गया, फ्रिज एंड स्टैंड का हमारे पास 15000 आ गया, और आजम सांस का कितना आ गया हमारे पास 18000 का हमारे पास बैलेंस भी यहाँ पर आ गया, कि इतने-इतने पैसे हमने उनसे वापस लेने हैं। ये अगर आप काम डेली बेसिस पर करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने इन लोगों से इतने-इतने पैसे करने हैं, और फिर उसके बाद हमारे क्या होंगे, रिकवरीज़ वगैरह के जो मामलात हैं, वो भी हमारे पास चलेंगे। इस पे अगर किसी को अभी तक कोई बात समझ में क्रेडिट पर एंट्री करते हैं, क्यों नहीं करते क्रेडिट पर एंट्री? बिल्कुल, हम लोग क्रेडिट पर एंट्री करते हैं, चाहे कैश ट्रांज़ मैंने देखें, मैंने आपको शुरू दिन से ही पहले बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जब भी कोई एक छोटा से छोटा वाक़या भी होगा ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने बिज़नेस के उस पे बैठे हैं, ऑफ़िस में बैठे हैं आप अपने ऑफ़िस के अंदर, और अगर आपने बिज़नेस के हवाले से ₹10 किसी फ़कीर को भी दिए हैं, खिरात के तौर पर या ज़कात के तौर पर, तो वो ₹10 भी आपने जो आपकी कैश बुक का वो कैश बुक होगी, डे बुक होगी, रोज़नामचा होगा, उसके अंदर आपने ₹10 भी लिखने हैं, और ज़कात के बद में आपने उसको लिख देना है। डोनेशन दिया है, तो डोनेशन के बद में देना है। यानी कि इवन अगर आपने ये काम भी किया है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एंट्री करनी है। तो चाहे उधार हो, चाहे कैश हो, आपको एंट्री तो करनी करनी है। यहाँ पर नेट का थोड़ा-सा इशू 2-4 मिनट के लिए पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, बहरहाल आगे क्या है? फॉर्मेट पर बनेगा, व्हाई नॉट टी फॉर्म? देखिए, टी फॉर्म जो नॉर्मली तौर पर यूज़ किया जाता है, वो जो जब आपके एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपकी कोई एडजस्टिंग एंट्रीज़ होती है, जब आपने देखना होता है कि यार कोई ये चीज़ रह तो नहीं गई, और चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, तब नॉर्मली तौर पर यूज़ किया जाता है। और जो इस तरह का सिंपल फॉर्मेट है, आपके रेगुलर जो आपकी जब आप जर्नल या लेजर वगैरह बनाते हैं, तो आप इस तरह सिंपल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये उन्होंने क्या शो किया है? किरण ने किरण ने क्यों ये आपने ये क्यों स्क्रीनशॉट लेकर शो की है मुझे मुझे पता चला। सना, मैंने आपको बता दिया टी लेज़र क्यों नहीं यूज़ करते यहाँ पर। देखिए, सिंपल टी फॉर्म अब आप उसको रहने दें, टी फॉर्म का अगर नहीं भी है, सिंपल टी फॉर्म क्या होता है, एक टी शेप के अंदर उसमें एक साइड पर आपका डेबिट लिखा जाता है, दूसरी साइड पर आपके पास क्रेडिट लिखा जाता है, और उसका उसका आपके पास बैलेंस भी आ जाता है, उसी बैलेंस को आपने आगे शिफ्ट करना होता है। ये इसका टी फॉर्म का फॉर्मेट है बड़ा, कोई ऐसा तो मसला नहीं है। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैं ज़कात की एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था, सो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आप इसको बिज़नेस के टर्म्स में अगर आप इसको ले रहे हैं, बिज़नेस भी ज़कात देती है, बिज़नेस को भी वो ज़कात निकालते हैं, बिज़नेस के अंदर से डोनेशन भी जा रहा होता है, बिज़नेस के अंदर और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो ड्राइंग ही हो, वो बिज़नेस का भी सदका निकाला जाता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैं आपको बताने के लिए था कि अगर आपने कोई ₹10 की भी ट्रांज़ैक्शन की है, और वो बिज़नेस के टर्म में की है, तो वो आप क्या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट वाली अमाउंट किस में से लेस होती है?
डिस्काउंट वाली एंट्री किस में से लेस होती है? देखिए वो डेबिट कर देंगे ना आप उसको, मैंने आप बताया भी था कि अगर आपने कैश रिसीव किया है 100 का और 10 रुपये आपने डिस्काउंट दिया है तो कैश भी डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने आसिफ एंड कंपनी से 110 रुपये लेना था तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगी 110 रुपये से। और जैसे कैश आपके पास 100 से डेबिट हो जाएगा और जो डिस्काउंट है वो भी 10 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। अच्छा, ये सारी क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग भी है और हैरानकुन भी है। तो इसको अच्छा आगे देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कैश सेल पर ही डिस्काउंट मिले। मैंने आपको जो N10/30 मैंने आपको बताया था, 10/20 N30 मैंने आपको बताया था, उस पे भी हो सकती है। देखिए मरियम, जो चीज़ें हैं ना उनको आपने फ़ॉलो करना है। टी अकाउंट आपको बनाना आता हो, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टी अकाउंट बनाना नहीं आना चाहिए, कोई इशू है। लेकिन इसके साथ-साथ जो ये वाला फ़ॉर्मेट है ये भी आपको आना चाहिए। अगर आपसे ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आपने ये ही बनाना है। टी अकाउंट मैंने आपको बताया था कि वो एडजस्टमेंट के हवाले से एट द एंड ऑफ जब आप एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर जब आप एडजस्टिंग एंट्रीज कर रही होती हैं और उसमें जो आपने एंडिंग बैलेंस लेकर जाना होता है किसी भी चीज़ का, तब आप टी अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने टी अकाउंट ही बनाना है। अब आप इसको इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ज़कात आपका एक्सपेंस में ही शुमार होता है एक तरह से। लेकिन वो जब आप टैक्स वग़ैरह की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर वो ज़कात को माइनस कर देते हैं कि नहीं जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है या डोनेशन को उस हवाले से। अदरवाइज़ तो नॉर्मली ज़कात आपका एक्सपेंस के तौर पर ही आ रहा होता है। अच्छा जी, चलें। अच्छा, फिर यही डिसाइड हुआ कि मैं फिर अभी फ़िलहाल कौन-सा है अ, क्या कहते हैं इसे, ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको देने की बजाय जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें मैं एक्सेल शीट पर मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है? उसपे तमाम एंट्रीज़ हम लोग करेंगे और अच्छा, तमाम एंट्री से मुराद ये है कि मैं जस्ट इसकी आपको 2 चीज़ें, जस्ट लाइक ऊपर हमारे पास सेल था और नीचे हमारे पास परचेज़ की एंट्रीज़ आई थी, कैश की एंट्रीज़ आई थी। सेल की, कैश की और परचेज़ की जो एंट्री, मैं जस्ट इन एंट्रीज़ को मैं आपको करके दिखा दूँगा, उसका एक लेजर भी बना देंगे और सब्सिडियरी लेजर भी हम लोग बना लेंगे। मैं आपको बना के दिखा दूँगा। क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि ये सिंपल सी बात है और मैं आपको बताऊँगा और सिंपली ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। लेकिन जो आपके क्वेश्चन्स जिस लेवल के आप कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको शुरू से ही सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये चूँकि ये एंड ही था हमारे इस चैप्टर का, तो पहले हम वही करेंगे और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम जॉन सर आके हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, ये एंड एक टॉपिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो अभी 5 मिनट रह गए हैं, हम इसको अच्छे तरीके से कंज़्यूम कर लें। और जो ये हमारे पास ट्रांज़ैक्शन वाला है, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे होगा 5 पर करके 10 मिनट पर हम इंशाअल्लाह ताला अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन
पूरे क्वेश्चन में ये 3 पार्ट्स मैं आपको सेल की, कैश की एंट्रियाँ करके बता दूँगा और उसके बाद लेजर और सब्सिडियरी लेजर मैं आपको बनाकर दिखा दूँगा। यहीं पर एक्सेल की ही शीट पे आपको मैं वर्किंग करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने काम ये करना है कि आपके पास या तो इस जो क्वेश्चन आएँगे जो मैं आपको बता रहा हूँ एंट्रीज़ वाले, वो एंट्रीज़ आपके पास रिटन में आप लिख लें या आप उसकी पिक लेकर आप उसका प्रिंट ले लें या फिर आपके पास लैपटॉप हो और एक मोबाइल भी हो। ताकि जो क्वेश्चन है, एंट्रीज़ हैं, वो आपके सामने हो, मैं फिर आपको बताता जाऊँगा ये एंट्री है और इसका ये हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी और फिर इस जर्नल एंट्री से हमने ये चीज़ उठाकर हमने ऐसे लेजर के अंदर इसको पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझा दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। अ, अच्छा, कैश बुक की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। देखिए कैश बुक क्या होती है, जितनी भी आपकी कैश ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं डेली बेसिस पर वो आपकी तमाम एंट्रीज़ कैश बुक के अंदर लिखी जाती हैं। कैश बुक में आपके पास जस्ट लाइक आपके पास एक कॉपी है या रजिस्टर आप कह लें। एक रजिस्टर है उसकी 2 साइडें हैं, ठीक है? तो आपके पास डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पे आप तमाम एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जितनी आपके पास इनकम आ रही होगी, जितने आपके पास पैसे रिसीव हो रहे होंगे, कैश रिसीव हो रहा होगा आपके पास, ठीक है? जित ये सारा करना आपने कैश से ही रिलेटेड है। जितना आपने कैश देना है, वो आपने लिख देना है एक्सपेंसेस वाली साइड पर और जो आपके पास कैश रिसीव होगा, उसको आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है और डेली बेसिस पर आपने उनका जो बैलेंस है, वो बैलेंस निकाल लेना है, डेबिट कोड प्लस करके, क्रेडिट साइड को प्लस करके, जो नेट डिफरेंस है, वो आपने लिख देना है कि आपके पास कैश इतना है और आपके पास जो आपका लॉकर होगा, जो तिजोरी होगी, उसके अंदर भी आपने चेक कर लेना है कि क्या वाक़ई इतना कैश हमारे पास मौजूद है या नहीं है। नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि जो बिज़नेस होते हैं उनमें जो कैश बुक और जो डेली डे बुक आपके पास बन रही होती है, उसको जो आपके ओनर हैं उससे सिग्नेचर वगैरह भी करवाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि इतना कैश हमारे पास इस वक़्त अवेलेबल है। ठीक है? ताकि बिज़नेस को जो ओनर हैं उनको पता चल जाए कि आपके पास इस वक़्त कितना कैश मौजूद है और आपने उसको किस तरीके से कंज़्यूम करना है, किसे-किसे यूज़ करना है। सेरीज़ वगैरह भी दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ पेटी कैश के जो एक्सपेंसेस वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रेडिटर से भी पेमेंट ले सकते हैं जहाँ से आपको पैसे आएँ, आप कैश सेल भी कर सकते हैं, वहाँ से पैसे आ सकते हैं, आप बैंक से भी पैसे निकलवा सकते हैं ताकि आपके जो डेली कैश की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसको आप कर सकें। हाँ जी, ऊपर वाली जो ट्रांज़ैक्शंस थी उन्होंने जो कैश वाली ट्रांज़ैक्शंस थी उसको उन्होंने कैश बुक उन्होंने यहाँ पर बनाकर दिखा दी है। ये बस एक वो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड हो गया चीज़ों को। अदरवाइज़ चीज़ ऐसी है जस्ट लाइक प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है आपके पास वही जिस तरह एक रजिस्टर होता है उसी हिसाब से वो 2 साइड्स बनी हुई होती हैं उनकी, तो उस तरीके से उसको वो यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वैसे ही ये एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक है जी, ये चैप्टर आपका एंड हो गया था लेकिन आप लोगों को चूँकि अब ये आप कह रहे हैं मुझे हमें बना कर दिखाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट के अंदर ही हम इसको बना सकेंगे। उसमें आपने क्या करना है, एक तो ये क्रेडिट की जो सेल है, वो आपने इसका प्रिंट ले लेना है। एक ये हमारे पास शुरू होता है। ये सेल इसका आपने प्रिंट ले लेना है या आपने कहीं रिटर्न में लिख लेना है ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो फ़ौरन आपको समझ आ जाए। और और इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है, कैश कलेक्शंस का। अगर जब मैं एंट्री करने लगूँगा तब भी आपको समझा दूँगा। और इसी के ही हम इन दोनों के ही जर्नल लेजर्स बना लेंगे, सब्सिडियरी लेजर भी इसी के अंदर मैं आपको बनाकर दिखा दूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी।
बेसिक चीज़ें नहीं पता काफ़ी लोगों को। कोई बात नहीं, नहीं पता तो टीचर्स इसलिए होते हैं ताकि आपको बता सकें। जिनको नहीं पता उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनको आदत डालनी है कि वो पूछें टीचर से, अगर हमको कोई बात समझ नहीं आ रही उनसे पूछें। सर जी, जो क्रेडिट का कैश बाद में आता है वो भी कैश बुक में आएगा। देखिए कैश बुक के अंदर अगर आपने उसको अपनी तिजोरी के अंदर रखना है, आपने लॉकर के अंदर रखना है तो कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री कर देंगे। जो क्रेडिट सेल हुई थी और उसकी पेमेंट आपको बाद में रिसीव हुई थी वो भी, और जो अभी आपको कैश सेल हुई है या किसी भी मद में अगर आपको कैश रिसीव हुआ है वो भी, अगर आप उसको अपने पास कैश इन हैंड रखेंगे तो वो आप उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही इतना कैश है कि आपके डेली ट्रांज़ैक्शन से बहुत ज़्यादा है और आपने कहना है कि भई कैश मेरे पास कम से कम हो और आपने उसको बैंक के अंदर रखवा दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसको आप कैश इन हैंड के तौर पर नहीं ले सकते। हाँ जी, बुक के अंदर भी गिवन है और ये जनरल कांसेप्ट्स भी यही होते हैं। जब मैं आपको करवाऊँगा तो मैं आपको इंशाअल्लाह सारा कुछ बता दूँगा। ठीक है जी, टाइम हमारा खत्म हो गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे इंशाअल्लाह।